आज का सवाल बेशक है कि क्या कांग्रेस का हाथ परिवारवाद के साथ है, लेकिन इस 1 घंटे के डिबेट में हम सभी पार्टियों की लिस्ट में हावी परिवारवाद की सूची आपको दिखाएंगे, पार्टी के नुमाइंदों से जवाब भी लेंगे। चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। आज आरजेडी की तरफ से आरजेडी का पक्ष रखेंगे रामबली सिंह, अरविंद निषाद जेडीयू नेता जेडीयू का पक्ष रखेंगे, साथ ही चंद्र प्रकाश कांग्रेस नेता कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा हम नेता दानिश रिजवान भी हम की तरफ से पक्ष रखेंगे और संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार तमाम सवालों पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं यहां पर रामबली सिंह जी से। रामबली सिंह जी, कांग्रेस की तो बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की लिस्ट में भी परिवारवाद हावी है, वो सूची भी हम दिखाएंगे, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है, इस हवा में सब नंगे हैं, इस बात को कर सकते हैं। दूसरी बात मैं परिवारवाद पे ये कहना चाहता हूं, माइक जनता जब चुन करके उनको भेजती है तो फिर परिवारवाद का आरोप उन पर कैसे लगा सकते हैं? ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां सिर्फ टिकट दे रही है, जनता की अदालत में जब जा रहे हैं और जनता ने उनको मुहर लगा रही है। चलिए रामबली जी, आपकी आवाज में दिक्कत है, आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले चंद्र प्रकाश कांग्रेस नेता से हम बातचीत करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपकी जो लिस्ट आई है वो लिस्ट दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और लिस्ट को अगर हम देखें तो कई नाम है और नाम को अगर हम देखें तो इससे साफ दिखता है कि नाम में जो है वो परिवारवाद हावी है। कीर्ति आजाद के परिवार से टिकट है, इसके अलावा दूसरे बड़े नेता जो हैं उनके भी परिवार से टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अब आप ऐसी बात कर रही हैं कि ये इस राजनीतिक माहौल में मेरे समझ में ये बात आ नहीं रही है, इसलिए कि ये परिवारवाद का बात ही करना नहीं, विकासवाद का बात करिए। परिवारवाद का कोई बात नहीं है, तो ये तो चुनाव में लोग जा रहे हैं ना, अब तो जनता वोट करेगी, जनता डिसाइड करेगी। परिवारवाद पर बात करेंगे तो फिर तो एक एक आदमी का सबका लिस्ट निकालना पड़ेगा कि कौन विधायक का कौन बेटा है, कौन मंत्री का। चंद्र प्रकाश जी, आपकी परेशानी हमने कम कर दी है, लिस्ट निकाल दी है। और आपकी लिस्ट की अगर हम बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, कीर्ति आजाद के साले, शरद यादव की बेटी, निखिल कुमार सिंह के भतीजे, सदानंद सिंह के बेटे और अवधेश कुमार सिंह के भी बेटे, और साथ ही आगे चलकर ये लिस्ट और लंबी हो जाएगी। तमाम नाम मैं नहीं गिनवाऊंगी, लेकिन प्रमुख नाम आपको दिखा रही हूँ। क्या कहेंगे, क्या ये आम कार्यकर्ताओं के मेहनत पर तमाचा नहीं है? दिखाने का जरूरत नहीं है, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। अब उससे कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर है, वो आपस में क्या उनका रिएक्शन है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप जब पब्लिक की बात करेंगे तो परिवारवाद, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो कहाँ, आप बताइए ना, कौन पार्टी ऐसा कोई दिखा तो दीजिए आप जिसमें कोई किसी के बेटा टिकट पर नहीं लड़ रहे हो, दामाद नहीं लड़ रहे हैं, उनका कोई बहनोई नहीं लड़ रहा है, उनका कोई भाई नहीं लड़ रहा है। कौन है, कौन पार्टी की बात करेंगे आप? अब हमको आप लिस्ट बना के कहिएगा तो आपको अगला डिबेट रखिए, हम सबका उलट करके इतिहास ले आते हैं आपके बीच में। तो बिल्कुल बात आपने रखी, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जब भी पार्टियों से दलील मांगी जाती है तो उनकी दलील होती है कि डॉक्टर का बेटा भी तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा भी तो इंजीनियर बनता है, अगर नेता का बेटा नेता बन गया तो इसमें क्या दिक्कत है? जरा वो ग्राफिक्स हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें दिख रहा है कि अगर एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना है तो उसको क्या कुछ करना पड़ता है, अगर इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर बनना है तो उसको किन किन प्रोविजन को पार करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम नेता के बेटे की बात करें, अगर पिता की पार्टी है तो बेटों की बल्ले बल्ले, और ऐसी स्थिति में एक फ्लॉप एक्टर भी यहां पर सीएम कैंडिडेट बन सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सीएम कैंडिडेट बन सकता है, फ्लॉप क्रिकेटर भी सीएम कैंडिडेट बन सकता है। सवाल लेते हैं रामबली सिंह जी से। रामबली सिंह जी, क्या कहेंगे? इन सब के बीच वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, मुद्दा तो हमने काफी अहम उठाया है और जब पार्टियों के पास जवाब लेने जाएंगे तो उनके गोलमोल जवाब होंगे और एक दूसरे की लिस्ट दिखा देंगे। आपको क्या लग रहा है, लोकतंत्र में ये जो लिस्ट सामने आई है, ये जो तस्वीर राजनीतिक दल उम्मीदवारों की दिखा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को झटका धक्का तो लगता है? निश्चित रूप से धक्का लगता है। आपने तो बजाते बताया ग्राफिक्स के माध्यम से कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर की योग्यता रखता है तब वो डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर की योग्यता रखता है, 12th पास करके जो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जब उसको क्वालिफाई करता है और उसके बाद भी वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में पास आउट होता है, तब वो इंजीनियर बनता है। ठीक है, विरासत में चीजें मिलती हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ सवाल है
कि जिनकी न कोई जमीनी पकड़ कभी रही, न जिन्होंने कभी कार्यकर्ता से जुड़े, न कभी उन्होंने पार्टी से सदस्यता ली, चूंकि उनके पिताजी हैं, उनके रिश्तेदार हैं और वो पार्टी में हैसियत रखते हैं कि जब टिकट बंटवारा होगा तो चीज़ों को वो तय करेंगे कि चलो इन्हीं को क्यों न लड़ा दिया जाए। तो वैसे जो पैराशूट कैंडिडेट आते हैं, सवाल वहां पर खड़ा होता है कि क्या इसी तरह से जो कार्यकर्ता जो कभी दरी बिछा रहे थे, जो झंडा उठा रहे थे, जो आपके साथ जिंदाबाद कर रहे थे, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, उनका मनोबल टूटता है। इसलिए आप बात आपने सही कही। माध्यम से समझना चाह रही है, वो समझना चाह रही है। दर्शकों को अपने दिखाते हैं कि अगर एक आम कार्यकर्ता को टिकट चाहिए तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो ग्राफिक्स भी अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जरा देखिए ग्राफिक्स। अगर एक आम कार्यकर्ता को टिकट चाहिए तो उसको किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है और उनकी राह कितनी कठिन होती है, साथ ही किस्मत का साथ होना जरूरी है, वो जरा आप देखिए। तो संजय कुमार सिंह जी, ये जरा बताइए कि अगर हम बात करें आम कार्यकर्ताओं की, जब उनको पता लगता होगा कि जो पार्टी अध्यक्ष हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, उन्होंने अपने दामाद साहब को टिकट दे दी, बेटे को सीएम कैंडिडेट बना दिया, और जो सालों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं उनको टिकट भी नहीं मिला, तो उनके मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा? नहीं, पूरी तरह से उनका मनोबल टूटता है। मैं तो कह रहा हूं कि आखिर तो कोई क्राइटेरिया होनी चाहिए कि अगर हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कल हम भी अगर योग्यता रखते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जनता हम पर मुहर लगाएगी और हम विधानसभा में अपनी पार्टी की आवाज को मजबूती से रखेंगे, तो आखिर हमारी योग्यता क्या है या हमारी अयोग्यता क्या है? अगर हमें टिकट से वंचित किया गया और किन्हीं को टिकट मिल गया इस वजह से कि चूंकि उनके परिवार के लोग सक्षम हैं या उस पार्टी में बड़े पद पर हैं, रसूखदार हैं, उनकी क्षमता है कि वो तय करेंगे कि पार्टी किसे टिकट देगी, किसे नहीं देगी, इसमें उनका इंटरफेरेंस होता है, तो वो पार्टी कमजोर होती है। पार्टी इस बात को समझती है नहीं समझती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पार्टी तो इससे कमजोर होती है क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही तो पार्टी बनती है। और जब कार्यकर्ता की बारी आती है जो लगातार संघर्ष कर रहा है, हमेशा आपको लेकर के मुखर है, हर जगह वो आपके जो विचारधारा है, आपके जो नारे हैं, आपके जो आइडियोलॉजी हैं, उसको ले करके वो सड़क से ले करके और हर जगह संघर्षरत है। और जब टिकट की बारी आती है तो टिकट किन्हीं और को दिया जाता है। तो इससे तो अब यही तो कारण रहा है कि आज कार्यकर्ता की कमी होते जा रही है पार्टियों में, नेता बढ़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ता घटते जा रहे हैं। चूंकि कार्यकर्ता जिन सीढ़ियों से चढ़ करके वहां तक पहुंचते थे, उस सीढ़ी को ही जब बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर उनको अबलाइज किया जाएगा कि चलो इस बार नहीं, अगली बार तुम इंतजार करो बारी का, इस बार मैं अपने परिवार के लोगों को अबलाइज कर देता हूं। और जो पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनकी तो मजबूरी होती है, वो जो आप शुरू में आपने कहा कि वो तो बोलेंगे ही कि भाई क्या उनकी अगर योग्यता है तो क्या वो चुनाव में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनकी योग्यता है, वो चुनाव में जाएंगे, लेकिन क्या कार्यकर्ता की कौन कौन सी अयोग्यता है जिसकी वजह से जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल दुख तक इस बात का होता है कि जो नहीं? जमीनी कार्यकर्ता है वो हमारे पैनल के रूप में जुड़ते हैं और जब हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो पार्टी की निष्ठा उन पर भारी पड़ती है, खुलकर कार्यकर्ताओं का पक्ष नहीं रख पाते हैं। अभी हमने कांग्रेस नेता से बातचीत की, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर दानिश रिजवान हम नेता से। दानिश, ये जरा बताइए, आपको जो टिकट मिला है, आपकी पार्टी को जो 60 टिकट जेडीयू की तरफ से दिया गया है, जेडीयू ने अपने कोटे से दिया है, 3 जो उम्मीदवार हैं, एक खुद जीतन राम मांझी, दूसरी उनके दामाद और तीसरी उनकी समधन। ऐसे में क्या लगता है ऐसी स्थिति को देखकर कैसे निशाना साधेंगे आप आरजेडी और दूसरी पार्टियों पर? सुकन्या जी, एक तो चीज है कि आप मुझे वक्त दीजिएगा, एक्सप्लेन करके मैं बताऊं, अगर बीच में कोई भी इंटरफेरेंस होता है तो बातें गड़बड़ा जाती हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी खुद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम करा है, लगातार 8 से 10 बार एमएलए रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनको टिकट मिलना उसके ऊपर में सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरी, आपने कहा कि उनकी समधन ज्योति मांझी, वो समधन बाद में है, पहले वो जनता दल यूनाइटेड की एमएलए थी। जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सदस्यता ली। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में उन्होंने लगातार 5 साल तक काम किया, फाउंडर मेंबर के तौर पे रही और फाउंडर मेंबर बनने के कारण ही जनता दल यूनाइटेड से उनका टिकट कटा था। तो ये हमारी जवाबदेही बनती थी कि हम ज्योति मांझी को टिकट दें। तीसरी बात आपने कही, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दामाद का आपने जिक्र किया। मुझे याद है कि आपके चैनल्स पर भी उनके काम को लेकर के कई एक बार सवाल या निशान खड़े हो चुके हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे तो उनके साथ वो लगातार काम कर रहे थे और एक बड़ी खबर चली थी कि जीतन राम मांझी जी की पॉलिटिकल जो मामले है उसको दामाद देखते हैं, तो ये उनके ऊपर में आरोप लगा था। मतलब साफ है कि आप सारे न्यूज चैनल्स और तमाम लोग मानते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं वो जमीनी स्तर पर पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, ना कि राहुल गांधी के जैसे, ना ही तेजस्वी यादव जी के जैसे।
कि बेटा अब अगर बाप सीएम रहे हैं तो बेटा ही नेता बनेगा, ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों को टिकट मिला है वो तमाम लोग पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े रहे हैं। और एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं पार्टी के फाउंडेशन डे के वक्त से साथ रहा हूं। निसंदेह वो लोग डे 1 से पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आप 3 लोगों पर अगर सवाल उठाते हैं तो आप ये भी कहिए ना कि सिकंदरा से जिनको हमने प्रफुल्ल मांझी को टिकट दिया है वो भी हमारे पार्टी के गरीब कार्यकर्ता हैं, उनके पास चुनाव लड़ने तक का पैसा नहीं, हम चंदा इकट्ठा करके उनको भेज रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप वैसे ही बातचीत करेंगे तो औरंगाबाद से भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति भी तकरीबन वैसे ही है। तो देखिए, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हम चुनाव लड़वा रहे हैं, और जो भी लोग, वो चाहे राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, अगर पार्टी में उन्होंने काम करा है तो हम उनको पूरी तवज्जो देते हैं। आप ये सवाल अनिल सिंह जी के बारे में पूछिए, उन्होंने भी पार्टी में हमारे बुरे वक्त में, हमारे जो टिकारी के उम्मीदवार है अनिल सिंह जी, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, हमने उनको कैंडिडेट बनाया है। तो इस तरह का सवाल कम से कम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पे नहीं उठ सकता है। चलिए, बहुत मत लगाते हैं कि 3-3 लोगों को दिया है। दानिश, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि 7 टिकट में से अगर 3 टिकट परिवार को जाता है, 40% से ज्यादा टिकट अगर परिवार में बढ़ जाता है, तो आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर मेहनत करके किसी को मेहनत की मजदूरी मिलती है तो मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। चलिए, आपको जवाब देंगे आरजेडी नेता रामबली सिंह। रामबली सिंह जी, हम हमेशा आरजेडी के परिवारवाद पर निशाना साधती है। जो जस्टिफिकेशन आया यहां पर हम की तरफ से, दानिश रिजवान की तरफ से, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सवाल जो है परिवारवाद का, इसे मैंने शुरू में कहा कि इसे कोई दल अछूता नहीं है। जिस दल के बारे में आप, पुरानी दल हो, राष्ट्रीय दल हो या पुरानी क्षेत्रीय दल हो, उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, तो सब दल परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए कानून में जब ऐसी व्यवस्था है तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। अब कौन मेहनत करता है और कौन मेहनत नहीं करता है, इसका कोई पैरामीटर है क्या? नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सुकन्या जी कि जो लोग टिकट देते हैं राजनीतिक पार्टी और चुनाव लड़ करके आते हैं, तो चुनाव में जनता उनको अगर खारिज करती है तब ये सवाल उठता है, और चुनाव में अगर जनता उनको जिता करके भेजती है तो फिर ये सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि जिस पार्टी को आप ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यू हो और चाहे हम हो, ये सब पार्टियों में डिग्री का थोड़ा फर्क हो सकता है। बिल्कुल दानिश, आपको सवाल मिला। जेडीयू नेता अरविंद निषाद भी हमारे साथ बने हुए हैं, दानिश को समय मिल गया, उनसे जवाब लेते हैं अरविंद निषाद से, उसके बाद फिर हम के पास आएंगे। अरविंद, ये जरा बताइए कि यहां पर मैं जेडीयू की भी लिस्ट देख रही हूं। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर लालू परिवार के परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, लेकिन ये बताइए, कपिल देव कामत की बहू को आपने टिकट दिया है, जनार्दन मांझी के बेटे को टिकट जेडीयू की तरफ से मिला है, कमला मिश्रा की बेटी जो कि पूर्व सीपीआई नेता है, उनको भी टिकट मिला है। क्या जो लोग जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको टिकट का अधिकार नहीं है क्या? या एक परिवार में एक आदमी बड़ा नेता बन गया तो पूरे परिवार में आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोजगार की समस्या नहीं रहेगी, राजनीतिक करियर जो है एक सिक्योर करियर रहेगा उनका? मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिएगा। जी बिल्कुल, विनम्रता पूर्वक आग्रह है। कपिल देव कामत जी की पुतोह जो बहू है वो जिला परिषद की सदस्य हैं। जिला परिषद की सदस्य रहने के पूर्व उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम किया है। उसके आधार पर जनता दल यूनाइटेड ने उनको प्रत्याशी बनाया है। जनार्दन मांझी जी के बेटा युवा जनता दल यूनाइटेड में उपाध्यक्ष के पद पर बरसों से कार्यरत हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने टिकट दिया है। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरह हम टिकट नहीं बांटते हैं। हम टिकट वैसे लोगों को देते हैं जिनका सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि और पार्टी में काम करने का लंबा अनुभव और उनका संघर्ष का इतिहास रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग उम्मीदवार बनाते हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल में कांति सिंह जी का बेटा, जगदानंद सिंह जी का बेटा, जयप्रकाश नारायण यादव की पुत्री, उनके भाई, कुल 21 व्यक्तियों को राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है। मतलब उनकी लिस्ट लंबी है, उन्होंने लंबी लकीर खींच दी तो आपकी लकीर छोटी हो गई, उस पर हम बात ना करें। आग्रह किया है सुकन्या जी, मैंने पहले आपसे आग्रह किया, मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बहुत इंतजार धैर्य पूर्वक मैंने किया। जी बिल्कुल, बोलिए। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए ऐसे ऐसे लोग, ये पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार जी के संबंधी, शरद यादव जी की सुपुत्री, ऐसे तमाम लोग जिनका कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं रहा है, ऐसे लोगों को शामिल करा करके उनको सिर्फ टिकट देने का काम किया गया है, उम्मीदवार बनाने का काम किया गया है। जनता में
थोपने का काम किया गया, मतदाताओं के बीच थोपने का काम किया गया। ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं के जड़ में परिवारवाद रहा है और परिवारवाद वाले लोग ही परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अरविंद निषाद जी, जेडीयू और बीजेपी ने भी तो नजीर पेश नहीं की। बीजेपी की भी हम लिस्ट देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह की बेटी, नवीन किशोर सिन्हा के बेटे, गंगा प्रसाद चौरसिया के बेटे, सबको टिकट मिला है, किसी ने नजीर पेश नहीं किए। तो फिर किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी वाले अलग चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं? हो सकता है आपकी लिस्ट छोटी हो, लेकिन नाम आपकी लिस्ट में भी परिवारवाद हावी है। यह हमेशा प्रश्न है। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, गंगा प्रसाद जी के सुपुत्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। महामंत्री के पद पर कार्य करते हुए लंबा उनका अनुभव और पार्टी के संघर्ष में उनका समय गुजरा है। सिर्फ गंगा बाबू के सुपुत्र हैं यह उनकी पहचान नहीं है। नितिन नवीन जी के पिताजी का अकस्मात निधन 2006 में हो गया। उसके बाद उनको बैंक से नौकरी से इस्तीफा दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए। अरविंद निषाद जी, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि श्रेयसी सिंह का पॉलिटिकल एक्सपोजर क्या है? सिर्फ इसके कि वो दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, खेल में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपोजर क्या है? क्या वो कार्यकर्ता जो 10-15 साल से बीजेपी का झंडा ढो रहा है वो टिकट डिजर्व नहीं करता? पैराशूट से श्रेयसी सिंह को टिकट मिलेगा क्या? नहीं। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति, अरे आप स्वीटी सिंह का बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस को उछाल के जा रहा है। अपना जवाब दीजिए ना। सुकन्या जी पूछ रही हैं। जी बिल्कुल सही बात है अरविंद निषाद, सवाल मेरा श्रेयसी सिंह पे है। कांग्रेस की बात, सवाल का जवाब नहीं देते आप कांग्रेस की बात हैं, ये मत डाइवर्ट करते हैं। अरे भाई ये डाइवर्ट करते हैं इश्यू को। अपना जवाब देना, जो आप पूछी है प्रश्न है उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब अरविंद निषाद, श्रेयसी सिंह जी का स्टेबल करियर है यहाँ पर स्पोर्ट्स में, खेलकूद के क्षेत्र में उनका स्टेबल करियर है। पॉलिटिकल करियर आपने दे दिया है उनको, और जो गरीब कार्यकर्ता जिसकी जो सिर्फ राजनीति करता आ रहा है 15 सालों से, आपके लिए चादर दरी बिछाता है, कुर्सियां लगाता है, झंडे उठाता है, उसका क्या? अरे स्वीटी सिंह का आप जो पूछ रही है, सुकन्या जी पूछ रही, उसका जवाब दीजिए। सुकन्या जी का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस में कहे के लिए उछल के जा रहे हैं परिवारवाद। अरे मदन मोहन झा को क्यों हटाया गया? अरे किसी को नहीं हटा। आप कौन इश्यू पर जा रहे हैं? कहाँ ये जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी कहाँ जा रहे हैं? परेशान मत होइए, इनसे पूछिए ना। परेशान मत होइए, जेडीयू से मैं जवाब दूंगी। किशोर जी का, अरविंद निषाद, किशोर का झोला लेकर नीतीश कुमार बोले थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या योगदान दिया है मुझे बताइए। कहाँ है प्रशांत किशोर? अरे ये अपना जवाब देना। कभी कभी इनके यहाँ कोई बाहर जाता है, कोई आता है। आप लोगों से बात होगी तो आप एक दूसरे की लिस्ट पर बात कीजिएगा, अपनी लिस्ट पर बात मत कीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, जब चर्चा हुई तो ये एक दूसरे की लिस्ट पर चर्चा करने लगे, और जो दलीलें हम पार्टी और साथ ही जेडीयू के नेता अरविंद निषाद की तरफ से दी गई, उससे आप कितने सहमत हैं? परिवार के लोग अगर पॉलिटिकली अपराधीकरण का जो कुछ भी होगा अब तो मैदान में फैसला होगा। मैदान में फैसला होगा कि परिवारवाद का नेतृत्व फलेगा फूलेगा कि किसका नेतृत्व फलेगा फूलेगा। अपना जवाब देना चाहिए। चलिए, लोगों का आदत खराब है। जेडीयू कांग्रेस की बात हो गई, एक बार हमसे जवाब लेते हैं, फिर एक्सपर्ट कमेंट लेंगे। चलिए दानिश बोलिए। सुकन्या जी, देखिए सुकन्या जी, 2-3 चीजें बहुत साफ है। अभी मैं दोनों की बातों को सुन रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिनके हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, वो खुद एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने एवीवीपी के वक्त से राजनीति करी और आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर आप नीतीश कुमार जी की बात करिएगा तो 1974 की राजनीति को सबने देखा है, जब उनको गिरफ्तार करके ट्रक पर लाद करके पुलिस लेकर गई थी, वो भी देखा है। राहुल गांधी जी का कौन सा राजनीतिक इतिहास है? कौन से आंदोलन में राहुल गांधी जी सक्रिय रहे हैं? कौन से आंदोलन में तेजस्वी यादव जी सक्रिय रहे हैं? अरे अब ये राहुल गांधी को नेतृत्व वही देंगे। जब बात कर रहे हैं, राहुल गांधी परिवार कर रहे हैं, परिवार करिए बिहार पर ना। अरे राहुल गांधी आंदोलन किया, राहुल गांधी अपना हम पार्टी को संभालिए। राहुल गांधी का काम है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना। अरे देश का नेतृत्व करना। दानिश, ये बताइए कि देवेंद्र मान जी और ज्योति मान जी जो है, उनको कौन सी पुलिस पकड़ कर ले गई थी और उन्होंने क्या राजनीतिक आंदोलन कर दिया,
ये जरा बताइए, कांग्रेस की बात रहने दीजिए, राहुल गांधी की बात रहने दीजिए। टीका टिप्पणी करने से सुकन्या जी, इनका जो मांझी जी का परिवारवाद है वो छुप जाएगा। अरे यार, छोटे के बारे में बोला, अपना बात करिए, अपने पार्टी का बात करिए। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ज्योति मांझी जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में नहीं थी। ज्योति मांझी जी ने बिहार में श्री विधि से खेती की शुरुआत करी थी। उनके कार्य से प्रभावित होकर के एक एमएलसी का टिकट आरजेडी में लालू जी ने दिया मांझी जी को, वो काहे नहीं मिल गया हम के कार्यकर्ता को, वो भी चला गया मांझी जी के बेटा को। अरे पप्पू, ये समझ में किसी को नहीं आता है क्या? अरे बाकी खाली अपना बात करिए, दूसरे पर उंगली मत उठाइए, अपना पहले साफ करिए। श्री विधि से बिहार में खेती की शुरुआत करी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अन्य मार्ग में बुलाया, उनको सम्मानित किया और उनको प्रस्ताव रखा कि आप चुनाव लड़िए। वो जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत कर आई और 2015 के चुनाव में चूंकि जीतन राम मांझी जी की समधन थी, तो जीतन राम मांझी जी के नाम पर उनका टिकट काट दिया गया। तब से लेकर के आज तक वो लगातार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ रही और 12 चट्टी की जनता की सेवा करती रही। उनका पहले अधिकार दानिश, आप जो भी दलीलें दे दीजिए, लेकिन ये जरा बताइए कि आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 7 टिकट में से 3 टिकट जो हैं, एक तो जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, एक दामाद लड़ रही हैं, एक समधन लड़ रही हैं। हो सकता है उन्होंने कृषि के क्षेत्र में योगदान दिया तो उनको किसानी ही करने देते, कम से कम किसान के क्षेत्र में उनका एक अनुभव होता। ऐसा है सुकन्या जी कि अगर किसी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बुलाकर कहें कि आप टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए, और अगर वो इलेक्ट होकर आता है, हम तो मीसा भारती के टाइप है नहीं कि पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव जी ने 2 बार टिकट दिया, दोनों बार चुनाव हार गई तो भाई राज्यसभा भेज दिया। हम वैसी राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, इलेक्टेड है। चुनाव जेडीयू के सिंबल पर जीत कर आई, हमारे पार्टी में 5 साल सेवा किया, हमने उनको टिकट दिया। मीसा भारती तो चुनाव हार गई थी, राज्यसभा क्यों भेज दिया? जब जनता ने नकार दिया वैसे परिवारवाद को, फिर भी लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि नहीं, अभी मैं कांग्रेस से जवाब लूंगी, और जिसमें कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से यह साफ कहा जाएगा कि अपने परिवार के लोगों को, चाहे दामाद हो चाहे समधन हो, उनका पॉलिटिकल कद बढ़ाने के लिए जीतन राम मांझी यहां से वहां चक्कर लगा रहे हैं। रामबली सिंह जी, जवाब दीजिए, क्या मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, और इन्होंने जो बहस को डाइवर्ट कर दिया राहुल गांधी जी पर और वगैरह वगैरह चीज़ों पर, उसको डाइवर्सन हुआ। सच ये है, मैंने पहले भी कहा कि अब ये हम वाले लोग हैं जिसमें 7 में 3 टिकट दिए हैं अपने परिवार के, वो सफाई दे रहे हैं कि ये श्री धन से और श्री खेती कर रहे थे, फलना कर रहे थे, जिनके बारे में जेडीयू के साथी ने कहा। नेतागिरी में रहे, सुनिए, अब बीच में डाइवर्ट मत कीजिए, बीच में मत कीजिए। नहीं, तेजस्वी यादव जी कौन से आंदोलन में हमारे अरविंद जी कह रहे थे कि कांति सिंह जी के बेटा को पहली बार टिकट मिला। इनको नहीं पता है कि वो 6-7 साल पहले से वो राष्ट्रीय महासचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। आप ये बात कर रहे हैं जगतानंद सिंह के बेटा का कि उनको टिकट कैसे मिला। इनको भी ये पता होना चाहिए कि आज से 10 साल पहले 2010 में वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिजाइन करके राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न पदों पर पदाधिकारी रह करके आज उनको टिकट मिला है। तो सारे लोगों का जस्टिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ऊपर से बुला के किसी को एक टिकट दे दिया। जो संगठन में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टी उन्हें टिकट देती है। हार और जीत जनता का काम है, जनता के बीच में हारने के बाद भी कैसे मीसा भारती को बता दिया? चलिए, जो मेरा सवाल था एक बार वो जवाब हम चंद्र प्रकाश जी से लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आरजेडी और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि दामाद और समधन का पॉलिटिकल कद बढ़ाने की वजह से ही जो जीतन राम मांझी कभी एनडीए कभी महागठबंधन इधर उधर कर रहे हैं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? सुनिए सुकन्या जी, अब ज्यादा टीका टिप्पणी हम नेताओं के दल बदलने पर नहीं करेंगे। ये सब देख रही, अब देखिए चुनाव है, जो परिवारवाद दल बदल के जैसे जैसे जो कुछ भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो रहा है। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि वो मीसा भारती के बारे में, हमारा कोई व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। हारने के बाद राज्यसभा, आपको याद है जेटली जी भी चुनाव लोकसभा का हार गए थे अमृतसर से, तो उनको भी राज्यसभा चलिए, बात चली है दूर तलक जाएगी, आगे भी इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा अंतराल और जल्द लौटेंगे और चर्चा इस अहम विषय पर लगातार चलती रहेगी।
तो बिल्कुल इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और मुद्दा यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तो होना है, प्रत्याशियों की सूची भी सामने है, लेकिन सूची देखते हैं तो साफ दिखता है कि किस तरीके से जो राजनीतिक घराने के लोग हैं, राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को टिकट बांटा गया है। एक बार जरा आपको दिखाते हैं कि एक नेता का बेटा बड़ी आसानी से कैसे नेता बन जाता है, कैसे सीएम कैंडिडेट बन जाता है। वो सर आप देखिए कि नेता का बेटा कैसे बनता है नेता। बस पिता हो बड़ा नेता तो नॉन मैट्रिक भी बन सकता है सीएम कैंडिडेट। साथ ही आपको बताएं कि फ्लॉप हीरो भी पार्टी अध्यक्ष भी बन सकता है और अकेले अगर चुनाव लड़ गया तो सीएम कैंडिडेट भी खुद को घोषित कर देगा। इसके अलावा अगर पिता बड़े नेता हैं तो 12वीं पास भी स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है। ये सब कुछ हमारे बिहार में होता है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि अगर पिता के पास बड़ी पार्टी है, पिता बड़ी पार्टी को उसने बनाया है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो फिर बेटे की टिकट भी पक्की है और चुनाव जीतते ही मंत्री पद भी तय है। तो अगर पिता की है पार्टी तो बेटे की बल्ले बल्ले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये ग्राफिक्स देखिए। कुछ सालों की राजनीति में आपको सीएम पद मिल सकता है। और अगर कार्यकर्ता की बात हो तो कार्यकर्ता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो जरा आप देखिए। कार्यकर्ता जो एक सामान्य होता है उसकी दिक्कत देखिए। सालों तक एड़ी घिसनी पड़ती है, तब जाकर राजनीति में कुछ होता है। कैसे टिकट मिलता है वो देखिए। पार्टी का झंडा ढोना पड़ता है, तब जाकर एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। साथ ही नेताजी की चिरौरी करनी पड़ती है। टिकट के लिए किस्मत भी अगर साथ हो तभी टिकट मिलेगी। मतलब आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, बड़े नेता की नजर में आपकी हैसियत अच्छी नहीं है, तो टिकट नहीं मिलेगी। और लाखों में से किसी एक कार्यकर्ता की लॉटरी लगती है अगर उसको टिकट मिल गया तो। तमाम पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो दूसरी पार्टी की लिस्ट दिखा देते हैं, अपनी पार्टी पर बात नहीं करते हैं। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, आज इस 1 घंटे के डिबेट के जरिए एक अहम मुद्दे को हमने छूने की कोशिश की, लेकिन पार्टियों का जब बयान हम देखते हैं तो बस इसी ओर इशारा करती है कि हमाम में सब नंगे हैं, एक दूसरे पर क्या हंसे। क्या कहेंगे आप? नहीं, चूंकि आपने कटु सत्य का सामना कराया है इसलिए चीजें वहां होती हैं। हम ये योग्यता पर मुझे कोई प्रश्न नहीं है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और पार्टी ही तय करती है, लेकिन जहां पर चीजें जाकर के माने उलझ रही है, हम वहां पर सवाल कर रहे हैं कि क्या जो जिनको आपने मैदान में उतारा, क्या कार्यकर्ता जो लगातार वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं आपकी पार्टी में, उनकी क्या क्या अयोग्यता थी जिसकी वजह से आपने उनको हटाया, और जिनको आपने मैदान में उतारा बारिश के तौर पर, रिश्तेदार के तौर पर, उनकी क्या क्या योग्यता थी? क्या इस जनता को ये समझने का, जानने का अधिकार पार्टियों से नहीं है? अगर है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं कहा उनकी योग्यता के बारे में कह रहा हूं। जब दलील लेते हैं नेताओं से तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो बड़े नेता का खून है, हम तो पॉलिटिकल, हमारा बैकग्राउंड बड़ा होगा ही, पॉलिटिकल करियर बड़ा होगा ही, हम बहुत बड़े राजनेता बनेंगे, ये तय है क्योंकि हम एक बड़े राजनेता के बेटे हैं। आरजेडी की तरफ से भी ये दलील आती है, चिराग पासवान से भी हम बात करें या उनके समर्थकों से बात करें तो उनकी तरफ से भी ये दलील आती है। मुझे ये बताइए कि एक फ्लॉप क्रिकेटर या नॉन मैट्रिक व्यक्ति या एक फ्लॉप एक्टर कैसे बड़ा नेता बन सकता है? उसे राजनीति की समझ कैसे आएगी? और उसकी तुलना एक सामान्य कार्यकर्ता जो सालों तक एड़ी घसता है उससे कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं उसको? नहीं, एक अनुभव मैं बता रहा हूं कि उनको लॉन्च कराया जाता है लेकिन बहुत वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे को लॉन्च कराने की कोशिश की, लेकिन 1-2 बार के बाद जनता उनको रिजेक्ट करने लगती है, चूंकि उनकी जमीनी संघर्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके पिताजी की जो समझ थी, वो जिस तरह से जमीन से लेकर के, खेत खलिहानों से लेकर के सड़कों तक जो संघर्ष करके राजनीति में तपे तपाए हुए लोग जिस तरह से आ करके और तब जब लोगों की पीड़ा का बयां करते थे या उनके पीड़ा के साथ खड़े रहते थे, जो विरासत में जो लोग आते हैं उनके लॉन्चिंग के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मुझे संजय कुमार आपसे एक और सवाल ये है कि जिसने बचपन से क्रिकेट खेला, क्रिकेट के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो जिसने क्रिकेट में करियर नहीं बना पाया, लगातार वो दिल्ली की जो आईपीएल टीम है उसके लिए प्लेइंग 11 में भी वो कभी सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए सीएम कैंडिडेट की कुर्सी जो है वो तैयार है। एक फ्लॉप एक्टर जिसने फिल्म की वो नहीं चली और आगे उसको फिल्म नहीं मिली तो उसके लिए कुर्सी सीएम की तैयार है। ये किस तरह की राजनीति बिहार में होती है? ऐसे राजनेता अगर बिहार की राजनीति में होंगे तो बिहार की सूरत कैसे बदलेगी? नहीं, मेरा कहना है कि एक जगह जाकर के जनता पर भी सवाल उठता है। अगर ये नेता लोग
अपने बच्चों को लॉन्च कराते हैं और जिसकी चर्चा आप कर रही हैं कि अगर वो किसी चीज को अपना कैरियर बनाया और वहां वो असफल रहे, फिर यहां पर कैसे सफल होंगे, एक प्रश्न चिन्ह तो है। लेकिन जब जनता के बीच में उनको भेजा जाता है, जनता के बीच में स्वीकारिता उनको जब मिलने लगती है, तो फिर उनको मनोबल बढ़ता है कि हम तय करेंगे चीजों को, जनता तय नहीं करेगी। यही तो डेमोक्रेसी का जो कमजोर पक्ष है, इसका ये लोग लाभ उठाते हैं। जनता जब चीजों को तय करने लगेगी कि ठीक है आप लॉन्च कराइए, लेकिन तय मैं करूंगा कि हम आपकी लॉन्चिंग को स्वीकारिता दूंगा या नहीं दूंगा। अगर उनको स्वीकारिता मिलना बंद हो जाएगा तो इनका मनोबल टूटेगा और इस तरह से फिर लॉन्चिंग नहीं होगी। और फिर वो कार्यकर्ता जो जमीनी तौर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि राजनीति को उन्होंने अपने पेशे के तरह नहीं अपनाया, राजनीति को उन्होंने पैशन की तरह अपनाया। और जब उनको जगह मिलेगी तो मैं समझता हूं कि तब बेहतर बिहार बनेगा और बेहतर लोकतंत्र बनेगा, लोकतंत्र की मजबूती दिखेगी। इसलिए वो तो लॉन्च कराएंगे ही, अपने असफल बच्चों को लॉन्च कराएंगे ही। जनता भी चीजों को तो तय करे कि हम इनको स्वीकारिता देते हैं या नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संजय, ये जरा एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि यहाँ पर लिस्ट तो हम देख ही रहे हैं, सभी पार्टियों की लिस्ट हम चला रहे हैं। इसके अलावा जरा ये बताइए कि 2015 विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो उससे पहले कौन जानता था तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को दोनों चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। तो आपने सही कहा कि जनता जो है क्यों इनमें चाम देखती है। तो चलिए एक बार ग्राफिक्स देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे टिकट मिलता है। सालों तक एड़ी घिसनी पड़ती है, तब जाकर टिकट मिलता है। पार्टी का झंडा ढोना पड़ता है, तब एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। इसके अलावा आपको बताएं कि नेताजी की चिरौरी करनी पड़ती है। नेताजी पहुंचे तो माला पहनाइए, चाय पिलाइए, कुर्सी खाली कर दीजिए। अगर नेताजी को आपका काम पसंद आया, किस्मत चमक गई, तब आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा। और साथ ही आपको बताएं कि लाखों में से किसी एक की लॉटरी लगती है और जब नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो उनकी दलील होती है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो नेता का बेटा यानी कि सीएम का बेटा सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं। ये जरा देखिए आप, नॉन मैट्रिक भी सीएम कैंडिडेट हो सकता है। सवाल हमारा यही है। और संजय कुमार जी से हम बातचीत कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार से। संजय कुमार जी, 2015 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। कौन जानता था तेज प्रताप यादव को, कौन जानता था तेजस्वी यादव को। दोनों चुनाव लड़ते हैं और दोनों जीत जाते हैं। और अब 2020 की हम बात करें तो स्थिति ऐसी है कि तेज प्रताप यादव को अपनी विधानसभा सीट बदलनी पड़ी। पता है उन्होंने काम नहीं किया, वहां नहीं जीतेंगे, इसलिए सीट बदलनी पड़ी। और तेजस्वी की अगर हम बात करें तो वहां पर उन्होंने रामा सिंह, जो कि एक आपराधी छवि के व्यक्ति हैं, उनकी पार्टी में एंट्री करा ली कि अगर ये साथ आएंगे तब समीकरण हमारे हिसाब से बैठ जाएगा और सीट बच जाए। क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने तो पूरी तरह से एक राघोपुर का जो अगल बगल के क्षेत्र है उसमें उन्होंने पूरे समीकरण को बैठाने की कोशिश की। ठीक आप सवाल कर रही हैं कि आखिर जब इतना कॉन्फिडेंट हैं कि हम जनता के बीच में रहे हैं, जिस विधानसभा ने हमको मौका दिया उसकी हमने सेवा की, तो फिर उसको व्यूह रचना की जरूरत क्या थी कि कौन कहां से लड़ेंगे तो किसका वोट ट्रांसफर होगा और उसका लाभ हमको चुनाव में होगा। या तेज प्रताप जी को विधानसभा बदलना पड़ा कि वो हसनपुर उनको जाना पड़ा महुआ छोड़ करके। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये लोग संघर्ष से नहीं आए हैं, ये तो चीजें विरासत में मिली। और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता की अपेक्षा तो वही होगी। जनता तो आपसे चाहेगी कि भाई आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमारी जो आकांक्षा महत्वाकांक्षा है इसको तो आपको आकार देना पड़ेगा। और अगर उस आकार देने में चीजें छूटती है तो फिर जनता गुस्से में आती है, फिर परिणाम कुछ और होता है, तब इनको तरह तरह के हथकंडे अपनाना पड़ता है। तो मैं तो पूरी तरह से बार बार मैं कह रहा हूं कि लॉन्चिंग चाहे जिनके द्वारा भी हो, जनता को भी यह समझना चाहिए कि यह संघर्ष के प्रतिनिधि नहीं है, इनकी जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ये आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, अगर ये जीतेंगे तो हमारे लिए कितना दुख दर्द बांटेंगे इसको तो तय करना जनता का पार्ट है। और वहां पर जब चीजें फिसलती है तो जनता कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके पास तो ऑप्शन है, कार्यकर्ताओं को आप जिताइए ना, एक बार, दो बार, तीन बार आप जिताना शुरू कर देंगे, फिर चीजें बदलेंगी। बिल्कुल। और संजय कुमार, इतिहास भी यही कहता है कि जब एक झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता, कुर्सी लगाने वाला कार्यकर्ता जब राजनीति में चमकता है तो उसकी चमक जो है पूरी दुनिया में दिखती है। पूरी दुनिया जो है उसकी चमक से अभिभूत रहती है। चाहे हम बात नीतीश कुमार की कर लें, नरेंद्र मोदी की कर लें, और दूसरे उदाहरण भी हैं, अन्य पार्टियों में भी हैं, सबका हम जिक्र नहीं करेंगे। ये बात, इस बात से आप वाकिफ रखते हैं?
नहीं, बिल्कुल वाकिफ रखते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं से गुजरात के उस इलाके से निकल करके मुख्यमंत्री से होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक का रास्ता तय करते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक ताकत आती है, कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि नहीं अगर हम भी इस तरीके से जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी भी कभी नहीं सोचे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री हम बनेंगे, जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं। नीतीश कुमार जी भी ठीक है, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जिस तरह से राजनीति को अपना पैशन बना के संघर्ष किया, जेल गए और लगातार समाजवादी धारा को आगे बढ़ाते रहे, तो रहा लालू प्रसाद जी भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और जिस तरह से संघर्ष करके वो रायसीना तक वो पहुंचते हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। तो कार्यकर्ताओं को तो ये रास्ता सूट करता है, ये संघर्ष का रास्ता है और इस रास्ते से हम लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद तक को हम गौरवान्वित कर सकते हैं। लेकिन जब आम कार्यकर्ताओं को निराश होना पड़ता है तब जाकर के पार्टी भी कमजोर होती है और कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। बिल्कुल। और संजय, एक और सवाल आपसे ये कि महादलित की राजनीति करते हैं जीतन राम मांझी, लेकिन जब एक पार्टी फॉर्म करते हैं तो फिर उनकी जो तवज्जो जो है वो परिवारवाद को देते हैं। समाजवादी की बात करके लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जो है सालों तक संघर्ष करते हैं और जब राजनीति के चरम पर वो पहुंचते हैं, उस स्थिति में पहुंचते हैं कि समाजवाद के लिए कुछ कर सकें, तो पहले परिवारवाद नजर आता है। क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो मैं तो कह रहा हूं कि वहां थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, त्याग दिखाना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी परिवार को नाराजगी भी हो, परिवार के लोग डिजर्व करते हों, लेकिन अगर उस परिवार के जगह पर किसी कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया होता तो शायद उनकी पार्टी और मजबूत होती और कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस होता और उनके कार्यकर्ता और बेबाकी से कहते कि देखिए हमारी पार्टी का चरित्र। उनके परिवार के लोग डिजर्व करते थे, लेकिन उसको उन्होंने किनारे किया और हमें मौका दिया। इसलिए मैं तो मानता हूं कि सैक्रिफाइस तो दिखाना हो। पहले पिता सुप्रीमो पार्टी के, उसके बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो वो सीएम कैंडिडेट। हम एलजेपी की भी बात कर रहे हैं, आरजेडी की भी बात कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं तो कह रहा हूं कि ये तो लोकतंत्र का, मैं तो बता रहा हूं कि वो जो चेहरा है ये जनता के बीच में है और जनता अगर बार बार इनको मुहर लगा रही है तो लगता है कि नहीं ठीक है, सारी पार्टियां ऐसा कर रही है, अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें क्या गलत है। तो ये तो जब लोकतंत्र में जनता को ये अधिकार है कि ठीक है पार्टियां लॉन्च कराए, विरासत में चीजों को दे, लेकिन तय हम करेंगे। बिल्कुल। चलिए, रामबली सिंह आरजेडी नेता भी हमारे साथ बने हुए। रामबली सिंह जी, गंभीर बातें हो गई, ये बताइए, लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं, उनका क्या काम किया उन्होंने ये बताइए। मिथिलेश चौधरी जो है कीर्ति आजाद के साले, उनके बारे में बताइए। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने क्या कुछ राजनीति के क्षेत्र में योगदान दिया, किस गली गली मोहल्ले में वो घूमी है, जरा ये बताइए। ये तो बता चुके हम, अभी आपने दिखाया कि 12वीं पास से जो है और 10वीं पास मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए सुकन्या जी, कर्पूरी ठाकुर की भी शिक्षा कितनी थी? मतलब तेजपत राव और तेजस्वी की तुलना आप कर्पूरी ठाकुर से करेंगे? रामबली जी, नहीं पहले सुन लिया जाए। आपने जिस तेजस्वी पर आपने आरोप लगाया, तेजस्वी और तेज प्रताप जो है राजघराने से हैं, उनके पढ़ाई में फाइनेंशियल इशू बाधक नहीं बनी होगी। बहुत बड़े स्कूल तक उन्होंने 8वीं की पढ़ाई की है, फिर वहां से 9वीं और 10वीं पास नहीं कर पाए वो। उनकी तुलना आप कर्पूरी ठाकुर से मत कीजिए। 10 सेकंड दिया मुझे, 10 सेकंड सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए जी, मुझे 10 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तेजस्वी जी के बारे में आपने चर्चा किया, तेजस्वी जी पिछले बार भी सीधे दरवाजा से जीत करके आए थे, इस बार भी उन्होंने एक ही क्षेत्र राघोपुर से चुनाव लड़ने का काम किया है। लेकिन जो 15 वर्षों तक सीएम के कुर्सी पर आसीन रहे, वह पिछली दरवाजा से क्यों आते हैं? डिप्टी सीएम 15 वर्षों तक डिप्टी सीएम के पद पर आसीन है, क्यों नहीं सीधे के दरवाजा से आते हैं? बिल्कुल, हम और जेडीयू से जवाब देंगे, इसकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सब बोलेंगे फायदा नहीं है, गंभीर विषय है। मैं समय दूंगी, दानिश आपको भी समय दूंगी और अरविंद निषाद आपको भी समय दूंगी। पहले रामबली सिंह जी बात पूरी कर ले। रामबली। नहीं सुकन्या जी, कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित किया जा रहा है डिबेट के माध्यम से। कर्पूरी ठाकुर मुकाबला, बिल्कुल दानिश, आपकी बात में दम तब दिखेगा जब आप अकेले बातचीत करेंगे। 3 लोग बोलेंगे तो आपकी बात दब जाएगी। एक मिनट रुकिए। नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी का मुकाबला बिल्कुल दानिश, आपकी बात है, मैं उसको पूरा स्पेस देना चाहती हूं। रामबली जी को पूरा कर लेने दीजिए। रामबली, अभी भी बिहार के अंदर किसी पार्टी को शक है
तो इस पहले भी उन्होंने हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद ने डिबेट के लिए चैलेंज किया है कि चाहे नीतीश कुमार जी हो और चाहे भाजपा के कोई बड़े नेता हो, आए और उनसे डिबेट कर लें, तब पता चल जाएगा। रामबली जी पहले आप माफी मांगिए कि कर्पूरी ठाकुर जी, रामबली जी, बेशक तेजस्वी यादव डिबेट के लिए सबको चैलेंज कर रहे हो, लेकिन जब भी हम किसी आरजेडी के खिलाफ बड़े मुद्दे को उठाते हैं तो आरजेडी के प्रवक्ता नेता जो है डिबेट से भाग जाते हैं, हमारे स्टूडियो तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास जवाब नहीं है। इसलिए वो जो चैलेंज है जनता के पास अभी ये चैलेंज किया है, देखते हैं जनता उनको पसंद करती है कि नहीं। जवाब लेते हैं। दानिश, जवाब दे दीजिए। दानिश आप कुछ कह रहे थे, जवाब दीजिए। तो हर चीज से कीजिए। अरे कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना माफी मांगी आप उसके लिए, इसी में विषय हम लोग हो जाते हैं। जब मैं समय मांग रहा था तो कायदे से मुझे समय मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। चलिए अरविंद निषाद, अरविंद आप बोलिए। गांधी जी के करो या मरो के आंदोलन के आह्वान पर कर्पूरी ठाकुर जी आंदोलन में शामिल हुए और शामिल होने के बाद जेल गए। जेल जाने के बाद उनकी पढ़ाई रुक गई। रुकने के बाद देश की आजादी हुई। आजादी के बाद 1952 में पहले चुनाव में पहले विधायक चुन करके आते हैं। उसके बाद लगातार संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया और इस प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर और आजीवन नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर रहे। यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कोई आंदोलन में नहीं शामिल हुए, अपने पार्टी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, अपने परिवार के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, पहले इनसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार 15 वर्षों से क्यों नहीं चुनाव लड़के आ रहे हैं, क्यों पिछली वजह से आ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर के नाम को लेकर के उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। बिल्कुल अरविंद, आपकी बात हमारे दर्शक सुन रहे हैं। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव की तुलना कर्पूरी ठाकुर से कर दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? माना चाहिए कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने से पहले, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार का जवाब ले लेते हैं। संजय कुमार जी, जनता दल के हैं क्या, नीतीश कुमार के हैं, लालू यादव के आदर्श हैं। अरविंद, आपकी बात दर्शकों ने सुनी और रामबली सिंह जी की भी बात। ये गलतफहमी में ऊंची आवाज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। बिल्कुल, रामबली और अरविंद निषाद, आप दोनों घर जाइए और फोन पर बातचीत कीजिए। अभी संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ये जो तुलना है तेजस्वी यादव और कर्पूरी ठाकुर, क्या कहेंगे? जनता दल है और ये शर्म की बात कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को जो कर्पूरी ठाकुर तेजस्वी यादव की तुलना उनके नाम से किया जा रहा है। संजय कुमार नहीं, डिग्री की बात कर रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे। आप कहां से कहां बात कर रहे हैं? मैं खूब समझ रहा हूं, जनता समझ रही है, जनता समझ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और मैं क्या समझ रहा हूं। आप ये तो बताइए कि नीतीश कुमार जी किसी क्षेत्र से चुनाव लड़के क्यों नहीं आते? नीतीश 15 वर्षों से पिछली दरवाजा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर लोकतंत्र की दुहाई देना चाहते हैं। रामबली, लगता है नीतीश कुमार से ही तेजप्रताप प्रभावित क्यों नहीं समझाया था आपने? ये बात मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं समझाया था? चलिए अरविंद, जवाब दीजिए। चुनाव में 1995 के चुनाव में हरनौत से नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और कहा कि मैं नामांकन करने के बाद एक बार ही प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा और जनता ने उनको चुनाव जिता करके भेजा। क्या तेजस्वी यादव आज घोषणा कर सकते हैं कि मैंने नामांकन किया है और मैं प्रचार में शामिल नहीं होऊंगा और ये जान लीजिए, ये चुनौती है। जान लीजिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी 77 में भी चुनाव हार गए थे जब सारे क्या नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेंगे? नामांकन के बाद प्रचार में शामिल नहीं होंगे? यह चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करें रामबली जी, राष्ट्रीय जनता दल, दोनों के लिए मैं चुनौती प्रस्तुत कर रहा हूं। नीतीश कुमार चुनाव लड़ने का काम करे, वो स्वीकार कर लेंगे। जी ने आदर्श स्थापित किया है, उस आदर्श को अपनाए, उस आदर्श को चुनौती के रूप में स्वीकार करे, उस आदर्श को चुनौती के रूप में स्वीकार करे, तब कोई आरोप लगाए। तेजस्वी यादव जी, अरे पहले मैंने जो आरोप लगाया उसका जवाब तो दे दीजिए कि नीतीश कुमार जी को अभी भी बचा हुआ है, कहीं से चुनाव लड़वा दें। जब 77 में सारे लोग जीतते थे उस समय नीतीश कुमार वही हरनौत से हारे थे। आपको बताया, वही जनता ने उनको चुनाव जिता करके भेजा और उसके बाद लगातार 5 बार बाढ़ से वो निर्वाचित हुए। आप क्या बोले? प्रताप जी क्षेत्रवा क्या छोड़ के भाग गए जी?
क्या किए थे? काहे भाग गए तेज प्रताप जी की अपनी क्यों इच्छा भाग है, गए? क्यों उनको भाग कोई गए? टिकट रोक रहा था। इसलिए कि काम नहीं किया था। ये सब तेज गलतफहमी प्रताप तो यादव जी है। क्यों कोई क्षेत्र चलिए छोड़कर भागता यहाँ है? पर एक भागने की अहम बात कहाँ है? मुद्दे पर क्षेत्र बदलने की बातचीत बात करने है। की कोशिश क्यों की लोगों और ने जब क्षेत्र पार्टी बदला से है? सवाल है। पूछा गया तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। किसी ने तेजस्वी यादव की तुलना कर्पूरी ठाकुर से कर दी और किसी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठा दिए बराबरी करना होता है। विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। मतलब साफ है कि जब मुद्दे पर बात होगी तो पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक हमाम का जिक्र होगा और जिसमें सभी नंगे हैं, इस बात की चर्चा होगी। और जब एक पार्टी को हम उनकी लिस्ट दिखाएंगे तो वो दूसरी पार्टी की लिस्ट दिखा देंगे और कहेंगे कि जरा उस पार्टी की लिस्ट तो देखिए। मतलब साफ है कि जो लोग राजनीति में आ गए वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे और अगर पिता की बड़ी पार्टी है तो उस पार्टी का जो दावेदार है उसका बेटा ही होगा। दो बेटे हैं तो एक बेटे को बड़ा पद और दूसरे बेटे को उसके बाद वाला जो पद है वो मिल जाएगा। मतलब जिन लोगों ने दूसरे क्षेत्र में करियर आजमाने की कोशिश की और वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाए, सीधा पैराशूट से राजनीति में एंट्री लेंगे और बिहार का जो है वो चकाचक बना देंगे, बिहार को रोजगार दे देंगे, ये कहना है इन पार्टियों के प्रवक्ताओं का, नेताओं का। तो गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने की हमने कोशिश की और हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े। उम्मीद ये थी कि जमीनी राजनीति करके झंडा उठाकर यहां तक पहुंचने वाली ये कार्यकर्ता जो आज गेस्ट के रूप में अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शायद इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहेंगे। लेकिन यहां पर भी सबने एक दूसरे की लिस्ट का जिक्र किया, अपनी पार्टी में चल रहे परिवारवाद का जिक्र किसी ने नहीं किया और कहा और जो उनकी पार्टी के परिवारवाद की उपज है उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। यहां तक कि एक पार्टी के एक प्रवक्ता ने तो यहां तक कर दिया कि कर्पूरी ठाकुर की तुलना तेजस्वी यादव से कर दी। चलिए मुद्दे कहीं हैं और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए क्योंकि बिहार झारखंड की खबरें लगातार आपको हम यहीं सबसे पहले दिखाते रहेंगे।